मायके से लाई रसोई, चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा, मैंने क्यों प्यार किया, मैंने क्यों प्यार किया। चुपके से कोई आएगा, फिर मेरी नींद चुराएगा, फिर सारी रात जगाएगा। ये सोच के दिल घबराए मेरा, और मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। खुद को शीशे में निहारती हुई नेहा लगातार अपने आप में ये गाना गुनगुना रही थी। खूबसूरत तो मैं हूँ, पर खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे दिन रात निहारने वाला मेरा वो प्रेमी इधर उधर जंगल में मेरी तलाश में ही गुम रह जाए। आप ही माता रानी कुछ ऐसा कीजिए ना, जो मेरे लिए बना है वो मुझे ढूंढ ही ले। अब इंतज़ार नहीं होता। खुद ही खुद में नेहा ये कह रही थी कि तभी उसका भाई राज कमरे में आता है और उसे ऐसी हरकतें करता देख सर पीट लेता है। परेशान हो गया मैं तुझे समझा समझा कर नेहा। ये सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार सिर्फ परियों की कहानियों में आता है या बॉलीवुड के पिक्चरों में। असल में जीवन रोटी कपड़ा और मकान जैसी होती है, सूरज बढ़ जाता की मूवी जैसी नहीं। तो इस पिक्चर की दुनिया से बाहर आकर खुद पर फोकस कर। एट द एंड ये तेरी लाइफ है। खुद पर ही तो फोकस करती आई हूँ भाई, और क्या करूँ। देख कैसे मैंने अपने नेल्स को अच्छे से पॉलिश कर लिया है, उस पर नेल पेंट लगा लिया है, कल पेडिक्योर भी करवाया था। बस ये मेरे बाल ना थोड़ी सी रफ है, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर देखना कैसे मेरा पति मेरे पीछे लट्टू की तरह घूमेगा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम गाना गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ससुराल में सिर्फ पति नहीं होता और लोग भी होते हैं नेहा। हाँ, तो मैं खुद एक बड़े परिवार में ही जाना चाहती हूँ। माँ बाप जैसे सास ससुर और कृष्ण कन्हैया जैसा देवर। सुबह सुबह भागते दौड़ते मैं सभी के लिए नाश्ता और इनके लिए टिफ़िन बनाऊंगी। शाम को जब ये थका हारा ऑफिस से आएगा तो उसका बैग लेकर मैं उसे पानी का ग्लास पकड़ाऊंगी। हर 6 महीने में फॉरेन टूर और हर हफ्ते मूवी। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ नेहा रानी। किसी के ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते, और होते भी है तो 100 में कोई एक। और इस 100 में एक वाली किस्मत हमारी तो है नहीं। तुम नौकरी करना शुरू करो और अपने ऑफिस का ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेना। अब दोनों वर्किंग रहोगे तो घर के सारे काम का प्रेशर तुम पर आएगा नहीं, और ससुराल में तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, क्योंकि जो औरत कमाती नहीं ना उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं होती। क्या भाई, सब अगर तुम्हारे जैसे सोचने लगे ना तो घर कौन चलाएगा। गृहिणी का हुद्दा तो घर में सबसे बड़ा होता है। वही तो उठकर सभी के लिए खाना बनाती है, सभी के पेट और दिल का ख्याल रखती है। और ये खुशी ना पैसे नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसा ही जीवन चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं करनी नौकरी। मेरी हो गई पढ़ाई, मुझे तो करनी है बस शादी। दोनों भाई बहन ये बातें कर रहे थे तभी महेश कमरे में आता है। ये हुई ना मेरी लाडो वाली बात। तो बेकार में इसके दिमाग में ये नौकरी चाकरी की बातें भरना छोड़ दे। जैसी तेरी हरकत है इसके ससुराल को ख़त्म करके रखेगा तू। कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। नेहा चलाएगी अपनी घर गृहस्थी, तेरी माँ भी तो चला रही है। जिसके हित में मैं लड़ रहा हूँ, अगर वही इस हित को नहीं समझ रही तो फिर क्या कर सकते हैं। पापा जैसी आपकी मर्जी, शुरू कर दीजिए लड़के देखना। सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर आना चाहिए लड़का। और बिना देरी किए महेश और मनीषा अपनी बेटी नेहा के लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। शहर के सारे अच्छे लड़के कहाँ छुप कर बैठ गए हैं जी। ये सब हमारी नेहा की शादी के वक्त ही होना था। अरे क्यों चिंता करती हैं आप मनीषा जी। लड़के कितने देखे हैं हमने, गिन कर 3। आपको पसंद करने के पहले मैंने 31 लड़कियां छांटी थी, तब जाकर मुझे आप पसंद आई थी। अब अगर मंडी में आए हैं तो ठोक बजाकर काम करेंगे ना। इतनी हड़बड़ी किस बात की है। इतने दिन रुके हैं तो एक आध महीना और सही। वैसे भी लगन अब दिसंबर में ही है, उसके पहले 6 महीने हैं हमारे हाथ में। कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। मेरी बात हुई है विमल जी से, इस रविवार को वो लोग आ रहे हैं हमारी नेहा को देखने। भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। और रविवार की सुबह
विमल अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे करण के साथ महेश के घर पहुंचता है। किसी भी लड़की वाली के परिवार की तरह महेश और मनीषा लड़के वालों की खातिरदारी में लग जाते हैं। मैंने तो मास्टर्स की है आंटी जी। वैसे नेहा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है बस ज़रा चंचल है, पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता इसका। बच्ची है बेटा, हमें तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे पढ़ना होगा तो शादी के बाद पढ़ाएंगे, पर अगर उसे घर पर आराम करना होगा तो वो आराम करेगी। ऐसे घर कहाँ चलते हैं सुमित्रा जी, फिर रसोई कौन देखेगा? नौकर नाम की चीज़ क्यों है दुनिया में मनीषा जी। खाना बनाने के लिए कुक रख लेंगे, बाकी सब काम के लिए हमारे घर में ऑलरेडी मेड है। और वैसे भी हम किरण के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, अपने घर को संभालने वाली कोई काम वाली बाई नहीं। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मम्मी मेरी सारी ज़रूरतें समझती हैं, इसलिए मुझे कभी उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद ही देख रही हैं ना मम्मी की सोच। मेरे घर आने वाली लड़की कभी दुखी नहीं रहेगी। ये सुनकर फुसफुसाकर महेश मनीषा से कहता है, जो लड़का अपनी माँ की इतनी इज्जत करता है अपनी बीवी की भी खूब इज्जत करेगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इससे अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलने वाला। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है जी। अब बच्चे भी एक दूसरे को पसंद कर ले। अगर पापा मम्मी को ये ठीक लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये तो हो गई चटमंगनी पट ब्याह वाली बात। अब इतनी जल्दी अगर रिश्ता पक्का हुआ है तो शादी भी धड़ल्ले से कर लेते हैं। और बिना देरी किए 15 दिन के अंदर अंदर ही नेहा और करण की शादी हो जाती है। लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी नेहा कई ख्वाब देख रही थी। आखिरकार मैं पहुंच ही गई अपने घर, मेरा अपना घर, मेरा ससुराल। न जाने क्या अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो मुझे इतना प्यारा ससुराल दिया है माता रानी आपने। बहू, इस कलश को पैर मारो और अंदर आओ। तुम ही तो हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। और सभी बच्चा पार्टी कान खोलकर सुन लो, भाभी और भैया को कोई परेशान नहीं करेगा। नेहा बड़ी खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबसे पहले फ़ोन अपनी माँ को लगाकर इसके बारे में बताती है। सच में ऐसा कहा तेरी सास ने? बड़ी भाग्यशाली है बेटा जो तुझे ऐसी सास मिली है, वरना आजकल तो ऐसी ऐसी सास होती है जो अपने बेटे के साथ 2 मिनट भी बहू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुनकर मैं तो निश्चिंत हो गई हूँ तेरी तरफ से। चल अब तू भी ना अपनी पत्नी और बहू होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभाना है। फ़ोन रखती हूँ बेटा। अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह नेहा रसोई में जाती है। इतना कुछ बनाने को है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। कुछ मीठा तो बनाना ही पड़ेगा। खीर बना लेती हूँ, साथ में पूरियाँ तल लूँगी और छोले। हाँ, ये सही रहेगा। पर पापा जी को तो पुलाव पसंद है, काजू का पुलाव भी साथ में बना लेती हूँ। और खुशी खुशी नेहा खाने की तैयारी में लग जाती है। पुलाव के लिए ड्राई फ्रूट्स निकाल कर प्रिया उन्हें फाँक ही रही थी कि तभी सुमित्रा किचन में आती है और नेहा के हाथों से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा लेते हुए कहती है, कितने पीछे दराज में छुपा कर रखा था मैंने ये डब्बा, तुम्हें कहाँ से मिला? और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मुझसे बिना पूछे ड्राई फ्रूट्स निकाल कर खाए जा रही हो? अपने मायके से लेकर आई थी क्या ये ड्राई फ्रूट्स, या वहाँ कभी खाने को नहीं मिला? ये अब क्या कह रही थी मम्मी जी? और मैं ये ड्राई फ्रूट्स खा नहीं रही थी। मैं तो बस सभी के लिए पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। उसमें से ड्राई फ्रूट्स चख लिए कि कहीं उसमें हवा तो नहीं लग गई। ऐसे भी कई बार हम खाना बनाते वक्त थोड़ा बहुत तो चख ही लेते हैं ना। तभी उस डिब्बे को उठाकर सुमित्रा डिब्बे पर लगा हुआ मार्क अपनी बहू को दिखाते हुए कहती है, हमारे घर में ये सब नहीं होता बहू। ये देख, हर बार खाना बनने के बाद मैं सभी डिब्बों में ऐसे निशान लगा देती हूँ ताकि मेरे पीछे से कोई भी ज़रा सी भी चीज़ इधर उधर ना कर दे। अब इन काम वालियों का क्या ही भरोसा। अब तो तू आ गई है तो इन काम वालियों को काम से निकाल दूंगी, इसलिए अब से ध्यान रखना। और इतने चावल निकालने की क्या ज़रूरत है? इतना चावल नहीं बनता इस घर में। इस छोटी कटोरी से 1 कटोरी दाल भिगो दे और इस ग्लास से 1 ग्लास चावल। पर घर पर तो अभी और मेहमान आए हुए हैं ना मम्मी जी। घर की गृहिणी तुम हो, सभी को खाना मिले ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद तुम्हें कुछ मिले ना मिले ये तुम्हारा नसीब। और हाँ, कंगालियों की तरह आधी कढ़ाई तेल लेके उसमें पूरियां मत तलने लगना। 1 चम्मच, बस 1 चम्मच तेल कढ़ाई में जाएगा जिसमें एक बार में 1 ही पूरी तली जाएगी। जल्दबाजी का काम करने में ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ना है। आज तुम्हारी पहली रसोई है इसलिए माफ़ कर रही हूँ।
पहली गलती समझकर। अगर अगली बार ये गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही नेहा का मन टूट कर चूर चूर हो जाता है। कहाँ उसने इसे अपने सपनों का ससुराल समझकर इस घर में अपने कदम बढ़ाए थे, और कहाँ ये उसके लिए एक बुरे सपने जैसा दिख रहा था। रसोई से सुमित्रा तो बाहर चली जाती है, पर नेहा रोती हुई जाती है और पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। इस तरह से नाप तोल कर कोई खाना कैसे बनाए? घर में 11 लोग हैं और 1 गिलास चावल में कैसे सब कुछ होगा? 8 तो भी बच गए। अगर एक एक कर पूरियाँ तलती जाऊंगी तो 10 तो यहीं बच जाएंगे। फिर इनको वक्त पर नाश्ता कैसे दूंगी? और ये बेकार में मुझ पर नाराज हो जाएंगी। तभी नेहा को बाहर से विमल की आवाज़ सुनाई देती है। चाय तो हम बहू के हाथ की ही पियेंगे। पापा जी को चाय चाहिए, पर दूध कितना लेना है? ज़्यादा दूध ले लिया तो मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाए। सर झुकाकर अपनी सास के पास जाकर नेहा धीरे से पूछती है, मम्मी जी दूध कितना लेना है? ये लीजिए चाचा जी, आप ये कह रहे थे कि बहू लाकर मैं निश्चिंत हो गई। यहाँ बहू को तो चाय तक बनानी नहीं आती, दूध का भी मुझे बताना पड़ेगा। पर क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी बेटी है, इतना तो मुझे करना ही होगा। चल बेटा, मैं बताती हूँ तुझे। और अपनी बहू का हाथ पकड़े सुमित्रा रसोई में चली जाती है और 1 कप दूध निकालकर उसे देते हुए कहती है, ये रहा दूध, इसमें जितने पानी की ज़रूरत हो मिला लेना, और इसी में बाहर बैठे सभी के लिए चाय बनानी है तुझे। और याद रखना, चाय अच्छी बननी चाहिए, वरना ये चिढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी हो गई थी नेहा की जिंदगी। पहले ही दिन उसे ऐसा कुछ सुनना पड़ रहा था जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। धीरे धीरे कर सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं। शादी में कुछ ज़्यादा ही खर्च नहीं हो गया जी? ऊपर से ये मेहमानों का खान पान। देख बहू, अब से किचन में शाम का नाश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे ससुर जी और करण तो घर पर रहते नहीं। मैंने अपने लिए पहले ही भुजिया की पैकेट मंगवा ली है, तो मैं तो वही खा लूँगी। और तू तो दोपहर में पहले इतना खा चुकी होती है, शाम में क्या ही खाएगी? जी मम्मी जी। शाम के वक्त सुमित्रा अपनी बहू के सामने बैठकर भुजिया, मिक्सचर, ड्राई फ्रूट्स और चाय के मजे ले रही थी और नेहा से खाने को पूछती तक नहीं। रात को क्या बना रही है तू? पापा जी ने बैंगन की सब्जी लाई थी मम्मी जी, वही बना दूंगी। तो फिर यहाँ बैठकर मुंह क्यों देख रही है? जा अंदर तैयारी शुरू कर। मुफ्त में पंखे की हवा खाने बैठ गई। यही होता है जब बिना दहेज की शादी करके लड़की ले आओ, खुद को लाट साहब समझने लगती है। नेहा किचन में बैंगन की सब्जी बना रही थी, तभी सुमित्रा किचन में आती है। कसम से किसी काम की नहीं है तू, इस तरह चलाई जाती है क्या कलची? हाँ, इसीलिए तेरे हाथ का खाना इतना बदस्वाद बनता है कि 2 दिन से करण का हाजमा बिगड़ा हुआ है। वो तो मम्मी जी इसलिए क्योंकि वो बाहर खा कर आ जाते हैं, कहती हूँ तो सुनते भी नहीं है। तो वो तेरी क्यों सुनेगा? हैं, क्यों सुनेगा? तो घर में करती ही क्या है? 2 लोगों का खाना बनाती है, घर का राशन डलवाती है क्या, जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रही है तू? कलची भाई तरफ से चला, तब जाकर सब्जी अच्छी बनेगी। मम्मी जी तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे ही पड़ गई है। खलची को कैसे चलाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो लगता है कि राज ठीक ही कहता था। सब्जी बनाने के बाद नेहा रोटी की तैयारी करने स्टोव ऑन कर उस पर तवा चढ़ाती है कि तभी फ़ोन पर बात करती हुई सुमित्रा किचन में आकर कहती है, फिर तो कहेगी नाराज मत होना। अब क्या कहूँ रंजू, मेरी बहू को तवा चढ़ाना भी नहीं आता। ऐसे चढ़ाते हैं क्या तवा बहू? इसीलिए तेरी रोटी नहीं फूलती। इस तरफ चढ़ा तवा। अपना दिमाग कम लगाया कर बहू, ये रसोई मेरी है तो अपने मायके से नहीं लाई थी। ये सह सहकर अब नेहा तंग आ जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। ऐसे कंजूस सास मम्मी, क्या बताऊं, क्या सोचा था और क्या निकली। हर चीज़ नाप तौल कर देती है, अपना कंट्रोल छोड़ना ही नहीं चाहती और हर बात पर पैसे का धौंस दिखाती है। ससुराल तो यही होता है बेटा, ये सब तो सहना ही पड़ता है। पर तेरी सास ना बहुत अच्छी औरत है, मैं जानती हूँ उसे। जो कहती है तेरे अच्छे के लिए कहती है, थोड़ा सुन लिया कर बेटा। नेहा का दर्द कोई समझ नहीं रहा था और फिर नेहा राज को अपने ससुराल बुलाती है। मम्मी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भाई तू एक बार यहाँ आ जा, फिर तुझे समझ में आएगा। अपनी बहन की प्रॉब्लम सुनते ही राज उसके ससुराल पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि पसीने में लथपथ नेहा विमल को शरबत दे रही है। ये तो पानी है बहू। बताइए सुमित्रा जी, क्या सिखा रही हैं आप इसे? आप फिर शरबत बनाना होगा।
जानबूझकर कर रही है ना तू ये, ताकि ये शरबत तुझे मिल जाए। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? भिखारियों के घर से जो आई है तू, तुझसे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है? कभी 1 रुपया भी कमाया है तूने? नहीं ना, इसीलिए तुझे पैसों की कदर नहीं है। अब फिर से एक और पैकेट रसना खोलना पड़ेगा। ला इसे, शरबत में चीनी मिलाकर मैं ही पी जाती हूँ। तभी नेहा की नज़र अपने भाई पर पड़ती है। अरे राज, तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। आ, खाने पर बैठ जा। वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊँ। नेहा सभी को खाना परोसती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। तभी अचानक मिर्च खाने के कारण उसके मुंह में तेज मिर्ची लग जाती है। हाँ, मिर्ची। इतनी मिर्ची डालने की ज़रूरत क्या थी? भागती हुई नेहा किचन में जाती है और चीनी के डिब्बे से जैसे ही चीनी निकाल कर खाने लगती है, वहाँ सुमित्रा पहुँचकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। देख लिया करण, कहाँ जा रहा है राशन? ऐसे ही फाँक फाँक कर तेरी बीवी सारा राशन उड़ा देती है। चुप हो जाइए ना मम्मी जी, मेरा भाई आया हुआ है, वो क्या सोचेगा? इतना सोचता तो वो किसी बड़े अफसर से शादी करा देता तेरी, अच्छा खासा मोटा दहेज देकर। हैं? हमारे पल्ले बेकार में खर्च की दुकान क्यों बांध दी? बोलो राज, तुम तो बड़ी तारीफ करते थे अपनी बहन की, बड़ी होशियार है। ये तो किसी काम की नहीं निकली। अब हमारा जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उसे बीच में क्यों ला रहे हैं मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बहस करने की? क्या मैं नहीं समझता? रोज छुप छुप कर हमारी चुगली अपनी माँ से करती हो तुम। बस मैं अपनी माँ के कारण चुप था, पर अब नहीं। इस साले को भी तुमने यहाँ नहीं बुलाया है ना? मुझे डराने आया क्या मेरा साला? इस सब के बाद भी तुम्हें वो सफ़ेद घोड़े वाले राजकुमार का इंतज़ार है नेहा? सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें और सहने की ज़रूरत नहीं है। और राज नेहा का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने घर ले आता है। इन सब के बाद नेहा समझ जाती है कि जो इंसान पैसे नहीं कमाता उसकी लाइफ में कहीं भी वैल्यू नहीं होती, और अपने मायके आते ही नेहा काम करना शुरू कर देती है। काश तुम्हारी बात पहले ही समझ में आ गई होती। मेरे भाई, तो जो मेरे साथ हुआ वो कभी ना होता।